नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार थिएटर में। मैं हूं आपके साथ रजनी राय। और दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वरिष्ठ अभिनेता और निर्देशक से। दर्शकों, इन्होंने रंगमंच में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपनी कला के दम पर अपना एक अलग छाप छोड़ा है। इन्होंने अपनी विशिष्ट और बुलंद आवाज से अपना लोहा मनवाया है, अपनी डायलॉग डिलीवरी से अलग अंदाज प्रस्तुत किया है। इन्होंने हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली और बांग्ला भाषा में बतौर अभिनेता भी कार्य किया है। तो आइए दर्शकों, मिलते हैं अरुण कुमार सिन्हा जी से। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार थिएटर। धन्यवाद। सर, आप अपनी जीवनी के बारे में कुछ बताइए कि आपने थिएटर की शुरुआत कब की, या यूँ कहिए कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे जिससे आपको ये लगा कि आपको अभिनेता बनना है। थिएटर की शुरुआत मैंने 1973 से किया था। उस समय मैं मैट्रिक का परीक्षा देकर पास किया था और पिताजी के साथ मैं नाटक देखने जाया करता था। और देखते देखते मुझ में ऐसा लगा कि मैं भी नाटक कर सकता हूँ, अभिनेता बन सकता हूँ। और उसी समय से हम थिएटर में काम करना शुरू किया। 2-3 साल तो हमको काम नहीं मिला, बैक स्टेज का काम करने को मिला, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू जब काम मिलने लगा तो मैंने सैकड़ों नाटक में काम किया। और हमारे प्रेरणा स्रोत थे अनिल कुमार मुखर्जी। हालांकि माता पिता का सहयोग नहीं होने से आदमी थिएटर में कुछ नहीं कर सकता है, तो मेरे माता पिता का भी बहुत सहयोग रहा और आज तक मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। सर, जहाँ तक हम जानते हैं कि आप एक अभिनेता के साथ साथ निर्देशक भी हैं, तो आपको निर्देशन का विचार कब आया मन में, ये हमारे दर्शकों से साझा करें। निर्देशन का काम मुझे जहाँ तक याद है कि 90 के आसपास मैंने शुरू किया था और तब से मैं निर्देशन का काम करते आ रहा हूँ। लेकिन अभी भी मैं अभिनय नहीं छोड़ा हूँ। पहले तो मुझे युवा अवस्था का अभिनय करने को मिलता था, नायक का रोल मिलता था, लेकिन अब मुझे वृद्ध का रोल मिलने लगा है। इसलिए अभिनय के साथ साथ मैंने निर्देशन का काम शुरू किया और हमारे ख्याल से 10-20 नाटक में तो हम निर्देशन कर ही चुके हैं। बतौर अभिनेता मैंने कई निर्देशकों के साथ काम किया। लेकिन मुझे आजकल के युवा जो लोग नाटक में आ रहे हैं वो 1-2 अभिनय करके सीधा निर्देशक बन जाते हैं। वो मुझे बहुत खलता था कि निर्देशक बनने का मतलब है कि रंग कर्म से पूरी तरह से वो जानकारी ले लें। लेकिन 2-1 नाटक में अभिनय करने के बाद में लोग सीधा निर्देशक बन जाते हैं। और निर्देशक बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें जानने की आवश्यकता है। बहुत त्रुटियां मैंने देखा, तो बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी अब निर्देशन करना चाहिए। और तब से मुझे निर्देशन का शौक़ हुआ और मैं निर्देशन का काम करने लगा। और इसके पहले मैं बहुत सारे निर्देशक के साथ काम किया, जिसमें अनिल कुमार मुखर्जी तो थे ही, गुप्तेश्वर कुमार हुए, सुमन कुमार हुए, इसके अलावा दयाल प्रकाश थे, अजीत गांगुली, आरपी तरुण। बहुत चीज़ मैंने इन लोगों से सीखा। बीच बीच में मैं गणेश प्रसाद सिन्हा से भी सीखता था। डायरेक्ट तो उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन वो सुमन जी के निर्देशन में जब काम करते थे तो गणेश भैया भी हम लोगों को बहुत चीज़ सिखाते। अभी पटना में सबसे वरिष्ठ रंगकर्मी के रूप में गणेश प्रसाद सिन्हा हैं। सर, आप अपने आप को किस चीज़ में बेहतर पाते हैं, एक अभिनेता के रूप में या फिर एक निर्देशक के रूप में? आपको ऐसा क्या लगता है कि आप दोनों में से किस चीज़ में सबसे बेहतर हैं? देखिए, रंग कर्म के क्षेत्र में अभिनय और निर्देशन, मैं दोनों में अंतर नहीं समझ पाता हूँ कि मैं किस में ज़्यादा हूँ। देखने वाले लोग तो देखते ही हैं। मैं दोनों में काम किया हूँ, लेकिन निर्देशन के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि पूरी तरह से परिपक्व होना जरूरी है। अभिनय का खेल है, डायरेक्टर बहुत चीज़ समझाते हैं, बताते हैं, तो अभिनय कर लेता है लोग। लेकिन निर्देशन बहुत
कम लोगों को समझ में आती है, क्योंकि इसमें लाइट है, म्यूजिक है, मेकअप है, कहानी को समझना है, उसके बाद मूवमेंट है, सारा चीज़ जब तक जानकारी नहीं होगा, निर्देशन बहुत कठिन काम है। लेकिन मेरे लिए, चूँकि मैं 73 से काम करते आ रहा हूँ, इसलिए मुझे दोनों में कोई अंतर अब नहीं समझ में आता है, दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि नाटक 4 प्रकार के होते हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी कॉमेडी, मेलोड्रामा। तो ट्रेजेडी मतलब इन सारे में आपको चुनौतीपूर्ण सबसे ज़्यादा क्या लगता है? मतलब कौन सा नाटक करने में आपको सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे ख्याल से कॉमेडी नाटक ज़्यादा टफ है। कहने को लोग कहते हैं कि कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन कॉमेडी के लिए बहुत सोचना पड़ता है, किसी को कहाँ हंसाना है, ये बहुत टफ काम है। और कॉमेडी में एक वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। आजकल लोग कॉमेडी में करता है क्या कि कुछ भी कर दो उसको कॉमेडी का नाम दे देता है, लेकिन सारे नाटकों में कॉमेडी सबसे टफ है मेरे ख्याल से। और जहाँ तक ट्रेजेडी की बात है, ट्रेजेडी में तो भाव है, आदमी को अगर वो अच्छी तरह से वो डायलॉग को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अपने आप वो ट्रेजेडी निकलती है। सर, आप इतने सालों से अभिनय कर रहे हैं, ऐसी क्या कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में बीती जिससे वो नाटक करना या वो कैरेक्टर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन था? आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि ये जो नाटक है और इसमें जो मेरा किरदार है ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों से बताएं। नाटक में अगर हम किसी कैरेक्टर को चुनौती नहीं लेंगे तब तक वो मज़ा नहीं आता है अभिनय करने में। और हमारे लिए तो हमेशा चुनौतीपूर्ण ही रहा, क्योंकि कोई ऐसी घटना नहीं है कि नाटक के लिए मुझे अभिनय करने के लिए प्रेरित किया हो। तो सारा सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं हम लोग। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये घटना से ही मुझे ये प्रेरणा मिली हो। हाँ, अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करने में अलग अलग अनुभव होता है, इतना ही मैं कहूँगा इसके बारे में। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप बिहार सचिवालय में एक उच्च पद पे कार्यरत थे, लेकिन आपका रुझान रंगमंच की तरफ ज़्यादा था। तो आपने कैसे अपने रंगमंच की दुनिया को जीवंत रखा? किस तरीके से आपने नौकरी को भी और रंगमंच को भी किस तरीके से मैनेज किया? इसके बारे में कुछ बताएं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1973 से मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी नौकरी 1981 में शुरू हुई थी राज्य सरकार में, सचिवालय में। तो पहला मेरा रंगकर्म था, लेकिन सचिवालय में नौकरी करने के बाद, उस समय तो 5 बजे छुट्टी हुआ करता था, मैं सीधा अपने संस्थान में आता था और वहाँ 2-3-4 घंटा वहाँ समय देता था और दोनों को मैं बराबर मानते चला आया और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो नौकरी भी किया और अपना बहुमूल्य समय रंगकर्म में भी दिया। इसलिए मेरे लिए वो ऐसा कुछ टफ काम नहीं हुआ, लेकिन वो समय जो हमने दिया 5 बजे या अभी बाद में मुझे 6 बजे तक ऑफिस होने लगा, तो वो समय बहुत महत्वपूर्ण होता था। और चूँकि इंटरेस्ट अगर है, अगर लगाव है, तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती है। सर, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपने नौकरी क्यों ज्वाइन कर ली? ऐसा कभी आपको रिग्रेट फील हुआ? या यूं कह सकते हैं कि रंगमंच से धन आपूर्ति उतनी बेहतर नहीं हो पाती है जिससे आपने नौकरी करना चुना? इसके बारे में कुछ बताएं। इतने लंबे समय तक रंगमंच करने के बाद भी आज तक मुझे कोई ऐसा जरिया नहीं दिखा कि कोई रंगकर्मी अपने रंगकर्म के वजह से जीविकापार्जन कर सके। खास करके बिहार में तो ऐसा कुछ नहीं हमें दिखा अभी तक, और दूर दूर तक मुझे दिखता भी नहीं है। इसलिए जब तक मैं नौकरी नहीं करता, इतने इत्मीनान से मैं रंगमंच को समय नहीं दे पाता। यही कारण है कि नौकरी के साथ साथ मैं बड़े इत्मीनान से रंगकर्म को किया।
और जहाँ तक नौकरी की बात थी, वहाँ भी मैंने सचिवालय में भी, जैसे स्पोर्ट्स क्लब है तो उसका एक विंग था, संस्कृति विंग था नाटक का, तो वहाँ बहुत दिन पहले था वहाँ पर वो संस्था, माने वो ग्रुप, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो गया था। लेकिन हम लोगों ने फिर से शुरू किया उसे, और सचिवालय के टीम की तरफ से हम लोग कई जगह नाटक किए, पटना, भोपाल, शिमला गए, उसके बाद उड़ीसा गए, बहुत जगह मैंने उस टीम के साथ सचिवालय के तरफ से किया। और सचिवालय कर्मियों नहीं, भारत सरकार और बिहार राज्य सरकार दोनों के तरफ से बाकायदा छुट्टी दिया जाता है 15 दिनों का, उसके लिए सवैतनिक है, वेतन उसमें मिलेगा, और सरकार की तरफ से आने जाने का किराया भी मिलता है, तो इसलिए हमको कहीं दिक्कत नहीं हुआ। सर, रंगमंच में ट्रेनिंग की कितनी आवश्यकता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये बहुत ही आपने सही सवाल किया है। देखिए, बारात में बारातियों के बीच में नाचना बहुत आसान है। आप देखती होंगी रोड पर लड़के के फूफा, मामा, नाना सब लोग नाच रहे हैं, वो नाच अलग है। लेकिन रंगमंच में जैसे कि ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। सब लोग एक्टर बनना चाहता है, पहला उनका ये मोटिव रहता है कि मैं अभिनेता बनूं। तो एक्टर का जैसे ACTOR है, तो उस एक्टर में ये 5 शब्द का गुण अवश्य होना चाहिए। जैसे A से एक्शन, C से कैरेक्टराइजेशन, T से टाइमिंग, O से ओरिजिनलिटी और R से रिदम। ये 5 चीज़ अगर जिस व्यक्ति में एक्टिंग का ये भूत सवार है, अगर ये 5 शब्द का उन्हें मतलब समझ में आ गया तो वो अच्छा एक्टर बन सकते हैं। अब जैसे एक्शन, हम कोई संवाद बोल रहे हैं तो उसमें हमारा आँख का भी एक्शन हो सकता है, मुंह का भी एक्शन हो सकता है, बॉडी एक्शन हो सकता है, केवल फ्लैट हम खड़े खड़े या बैठ के नहीं बोल सकते हैं। दूसरा है C, कैरेक्टराइजेशन। अगर उस हिसाब से हम कैरेक्टर का चयन नहीं करते हैं, जैसे रावण का रोल करना हो और एक दुबला पतला आदमी को हम अगर रावण का रोल दे दें तो दर्शक मानने को तैयार नहीं होगी कि ये रावण है। तो इसलिए उस चीज़ को भी जरूरी है, कैरेक्टर के अनुसार हम उसको चयन करना। T से टाइमिंग, हमने नाटक में एक्टर के लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। कब हमको स्टेज पर एंट्री करना है, कब हमको बाहर निकलना है, कब हमको इतना ही टाइम में ड्रेस बदल लेना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। वो से ओरिजिनिटी और कैरेक्टराइजेशन 2 शब्द हमने बताया। तो वो में है ओरिजिनलिटी। अगर हम कोई भी कैरेक्टर कर रहे हैं, उस कैरेक्टर में हम सही उतर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, उसके बाद उसका बोलने का ढंग है। अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही पतली आवाज़ के लड़के को हम रावण का रोल दे दें तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि हम देखते आए हैं कि रावण एक गंभीर आवाज़ में बात करता है। तो वो हो गया। और रिदम, हर चीज़ के लिए एक लय होना चाहिए, कि नाटक में भी जैसे संगीत में लय होता है, नाटक में भी लय है। और नाटक को तो हम मिश्रित कला कहते हैं, इसलिए सारा चीज़ का ट्रेनिंग। और नाटक में देखिए, डायरेक्टर वही बन सकता है या होना भी चाहिए उसे, आजकल जो बन जाते हैं वो अलग बात है, कि उनको मेकअप की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो कैरेक्टर के हिसाब से बता सकें मेकअप मैन को कि इनका इस तरह का मेकअप होना चाहिए। उसके बाद में लाइट कितना ज़रूरी है। अब डांस के अगर प्रोग्राम होता है तो डांस में तो देखते हैं कि वो फॉलो लाइट से हम वो कलाकार को या डांसर को हम फॉलो करते हैं, वो उसको मूव कराते हैं। लेकिन नाटक में ऐसा नहीं है। कैरेक्टर को ये समझना होगा कि हमारे पीछे लाइट नहीं भागेगा, लाइट तो हमको जहाँ फिक्स है वहीं मिलेगा। तो इसलिए उसकी जानकारी एक्टर को होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपका है मूवमेंट है, टाइमिंग है, सारा चीज़ की जानकारी बिना ट्रेनिंग का नाटक के एक परिपक्व कलाकार नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बाबू तुम इसकी ट्रेनिंग लो कहीं से भी। बहुत सारे मैच्योर डायरेक्टर हैं
और वो किसी नाटक में उनको ट्रेनिंग देते भी रहते हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत मस्ट है इसके लिए। सर, आपने कई सारे नाटकों का हिंदी रूपांतरण भी किया है, आपकी कई सारी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों से बताएं। नाटक का एक ज़रूरी पक्ष है स्क्रिप्ट, और हिंदी थिएटर में स्क्रिप्ट की कमी बहुत है। बहुत सारे अनुवाद आए, उसका हम लोग मंचन करते हैं। ये चीज़ हमारे गुरु थे अजीत गांगुली, उन्होंने कहा कि अरुण तुमको नाटक लिखना है। हम बोले कि इसका हम कहाँ से लिखेंगे, नाटक कहाँ से लिखेंगे? कुछ भी नहीं, तुम प्रेमचंद की कहानी उठाओ और उनमें से जो तुमको बहुत अच्छा लगे कहानी को, उसका तुम नाट्य रूपांतरण करो। मैंने उनकी बात को आदेश माना और सबसे पहले सदगति नाटक को मैंने कहानी को मैंने नाट्य रूपांतरण किया, और इसके साथ साथ फिर हमने एक मूल नाटक अपना दोषी कौन भी लिखा, और दोनों का मंचन हुआ। और इसके बाद मैंने हिंदी में प्रेमचंद की कई कहानियों को लिखा, हिंदी में लिखा, भोजपुरी में लिखा। अभी हाल में वो प्रेमचंद की कहानी थी घर जमाई, उसका मैंने भोजपुरी अनुवाद किया था, मैंने नाट्य रूपांतरण, जिसका मंचन अभी हाल में कालिदास रंगाले में भी किया गया। इसके अलावा मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर के भी कहानी किया, बहुत सारा नाट्य रूपांतरण किया। उसके बाद प्रेमचंद की कहानी का तो मैंने कई बार किया, नमक का दरोगा किया, उसके बाद में प्रतिज्ञा किया। सर, आपने इतने सारे नाटकों में अभिनय किया है, कुछ आपके मन का ऐसा कुछ डायलॉग जो आपको याद हो, वो हमारे दर्शकों से थोड़ा कहें। देखिए, डायलॉग डिलीवरी का भी बहुत तरीका है। अगर हम बूढ़े का रोल कर रहे हैं तो उस हिसाब से बोलेंगे, जवान का कर रहे हैं तो उस हिसाब से बोलेंगे, अगर कॉमेडी कर रहे हैं तो उसी डायलॉग को हम उस हिसाब से बोलेंगे। लेकिन हम लोग जो अभिनेता हैं उनको तो मिलता है स्क्रिप्ट, रट के बोलते हैं। फिर भी आपका सवाल है तो मैं एक आध डायलॉग कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बोलूँ। एक सदगति का नाटक है जिसमें मैं एक पंडित का रोल किया था। तो उसमें वो कैरेक्टर दुखिया है, वो उनके यहाँ बेगार करते करते मर जाता है, और जब पंडित जी उनको देखते हैं उसको, तो इनकी बेचैनी बढ़ जाती है कि वो आदमी हमारे घर में मर गया, ये अपवित्र हो गया मेरा घर। तो उसमें मेरा एक डायलॉग था, पंडिताइन पंडिताइन दुखिया तो मरा पड़ा है, हर कुल्हाड़ी उसके सीने पर रखी हुई है, अरे तुम्हारा कलेजा नहीं है, अरे थोड़ा पानी मांगा था, अगर उसे पानी पिला देती तो कौन सा रामायण अशुद्ध हो जाता है। तुम तो सब नाश करके रख दी। अब पुलिस आएगी, पकड़ेगी तो पूछेगी हम ही से ना, हैं? बोलो सर, आज की रंगमंच में और जिस टाइम ने आपने शुरू किया था उस टाइम के रंगमंच में आप क्या समानता देखते हैं? क्योंकि पहले ऐसा देखा जाता था कि नाटक का रिहर्सल एक एक दो महीने से भी ऊपर होता था। आज बस मतलब रिहर्सल शुरू होती है, 10 दिन 12 दिन में लोग निपटा देते हैं। तो क्या समानताएं देखते हैं, क्या भिन्नताएं देखते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, रंगमंच में ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि हम उसको फिर से डिलीट कर दें और रिकॉर्ड कर लें। यहाँ अगर हम मंच पर आ गए तो हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, या तो दर्शकों का गाली सुने या वाहवाही लें। इसलिए नाटक में पहले पूर्वाभ्यास हम लोग महीनों, 2 महीना, 2.5 महीना होता था, उसमें सारा परफेक्शन और सारे लोगों को डायलॉग याद हो जाता था। आज के युग में क्या है कि नाटक कोई एक अनाउंस हो गया, रिहर्सल शुरू हो गया, 15-20 दिन में उसको कर देना है। अब तो मुझे भी देखिए, बिना 15-20 दिन रिहर्सल करता हूँ, लेकिन मुझे भी डायलॉग पूरी तरह से याद नहीं होता है, मैं इसको मानता हूँ। तो अगर रिहर्सल में हम अपने कलाकार, अपने को एक्टर के साथ हर डायलॉग को याद करते गया और बोलते गया, तो ये उसका परफेक्शन हमको 100 के दिन आ जाता है। इसलिए कम से कम 1-1.5 महीना तो रिहर्सल होना ही चाहिए।
सर आजकल ज़्यादातर नौजवान इस फील्ड में ही करियर बनाना चाहते हैं। हमारे कई दर्शक भी ऐसे होंगे जो अभिनेता बनना चाहते हैं, निर्देशक बनना चाहते हैं। तो हमारे नौजवान को, हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव दें कि उन्हें कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उन्हें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, मतलब इस तरीके की कुछ हमारे दर्शकों से अपने सुझाव साझा करें। बिना ट्रेनिंग का कोई भी काम, जैसे कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए, हम अभिनेता बन जाते हैं, अभिनेत्री बन जाते हैं, लेकिन क्षणिक समय के लिए। अगर हम पूरी तरह से इसकी ट्रेनिंग ले लेंगे तो हम कहीं भी मार्केट में खड़ा हो सकते हैं। लेकिन अभी तक मुझे इसका स्कोप नज़र नहीं आ रहा है कि इसके लिए हमें जीविका का कोई साधन बने। हालांकि देखिए, सूचना और जनसंपर्क विभाग राज्य सरकार का है, उसमें भी कलाकारों का बहुत सा पद है, लेकिन सब अभी कैजुअल में कॉन्ट्रैक्ट पर ही सब चल रहा है। भारत सरकार में भी है, लेकिन सारा कुछ वही कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहा है। इसके अलावा आपका दूरदर्शन है, फिल्म है। हालांकि फिल्म में बहुत सारे लड़के पटना के गए हैं और मेरे भी द्वारा जो सिखाए गए हैं वो भी लड़का वहाँ फिल्म में गए हैं। अब जैसे पंकज त्रिपाठी, वो लड़का भी हमसे पढ़ा है, हालांकि पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं लिया, लेकिन बीच में उसका एनएसडी में हुआ, वहाँ से फिर निकल गया। लेकिन आज भी पंकज त्रिपाठी पटना आते हैं, तो जब मैं उनको दिख गया तो बड़े सौम्य स्वभाव से मुझसे आके मिलते हैं। ये उनमें बड़ी मतलब अच्छी बात है। इसके अलावा पटना का ये सोनू एक लड़का है जो भी पटना में एक फिल्म भी बनाया, डेथ ऑफ संडे या कुछ इस तरह का नाम है, वो लड़का है। तो बहुत सारे लड़के गए हैं रंगमंच से जो मेरे सानिध्य में रहे, सीखे, लेकिन हम अभी तक उनका दो एक छोड़ करके किसी का भाई ऐसा नहीं देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जीविका उपार्जन के तरफ से वो सक्षम हो सके हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए, उन्हें तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मैं युवा रंगकर्मियों को बहुत आभारी हूँ कि अगर मेरी बात का अमल करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थे अरुण कुमार सिन्हा जी, जिनसे हम लोगों ने तमाम जानकारियाँ ली, बहुत कुछ सीखा, जाना, अनुभव किया। इनकी तमाम जानकारियों से आप अपना आगे का भविष्य तय करें और तब तक के लिए हमें यही इजाज़त दें। मुलाकात होगी कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।